गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है नए क्लास में। आप सब ने पहली बार एंट्री किया है तो आज से स्टार्ट करते हैं ये लाइन एंड एंगल्स। तो आप सब ध्यान से पढ़ो। ये जो चैप्टर आपका क्लास 9 में, क्लास 8 में भी कुछ है और 10 में पूरी तरह से है। और इस चैप्टर से कई सारे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं और हो सकता है एसएससी जीडी ये सब का एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, कंपटीशन का एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। इसीलिए इस चैप्टर को ध्यान से समझना है। और ये जो आपका चैप्टर है, जैसे कि ये आपके सामने थ्योरी नज़र आ रही है, इस थ्योरी को एकदम ध्यान से देखना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनेंगे जब तक कि इसे हम ध्यान से नहीं समझते हैं एक भी क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। इसमें से कई सारे क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम्स में भी, क्लास 10 का एग्ज़ाम में भी, बोर्ड में भी पूछा गया है। तो इसीलिए इसे आप ध्यान से समझिए। नहीं समझते हो तो हो सकता है कि नहीं समझ में आए, काफ़ी ज़्यादा इसमें डेंजरस क्वेश्चन आएगा। तो उसे समझने के लिए आपको पहले इस थ्योरी को समझना होगा। तो चलिए समझते हैं इसे। संगत कौन है, एकांतर अंतर कौन है, एकांतर बाह्य कौन है, और 2-3 टॉपिक इसमें है जिसे देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगी। पहले तो इसे समझिए कि ये कहानी से, इस कहानी को भूल जाते हैं, पहले इस चित्र को समझते हैं। चित्र बनता कैसे है, पहले चित्र को आप देख के घबराइए नहीं। करना क्या है, आपको ए बी एक रेखा खींच लेना है। ये थ्योरी है, चित्र को बनाना जरूरी नहीं है, केवल समझ लेंगे बात खत्म हो गया। समझ लेने के बाद आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ए बी एक रेखा खींचनी है, फिर इसी के समांतर, ए बी के समांतर एक रेखा सी डी खींच लेना, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया। हम ए बी पहले खींचना है, फिर सी डी खींच लेना है। उसके बाद ये जो आपके सामने पी और क्यू लंबा सी रेखा जो खींची हुई है, इस रेखा को आपको खींच लेना है, यानी कि तिर्यक रेखा इसे बोल सकते हैं। पी क्यू क्या है, तिर्यक रेखा है, और ए बी और सी डी ये दोनों आपकी समांतर रेखाएं हैं। तो दोनों समांतर रेखा खींचा हुआ है। उसके बाद पी क्यू एक तिर्यक रेखा खींच लेना है, यानी कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी, बीचों बीच खींच लेना है। अब उसके बाद समझिए, यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, मतलब कुल मिला के यहाँ पे 8 एंगल बन रही है। और इन 8 एंगल का नामकरण करते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, 7, 8, समझे। अब यहाँ हमारे पास है पहला टॉपिक है संगत कोण। संगत कोण को पहले समझना है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होती क्या है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, 1 के सामने 5 है, एंगल 1 के सामने एंगल 5 है। खुद से आप देख सकते हो। जैसे बचपन में हम सब एक गेम खेलते थे, जैसे ये गेम देख सकते हो, ये था ना कि सही सही करने वाला, इस तरह से आगे नहीं था, है ना। जैसे ये सही कर दिए, ये सही कर दिए, ये तीनों मिल गया तो हम गेम जीत जाते थे। तो वही चीज़ है, जैसे यहाँ पे कर लो ना, उसी तरह से इसके जगह पे, जैसे मान लीजिए 0 बैठा दिए, इसके जगह पे ये है कि नहीं है, अरे है ना। इसका स्थान और इसका स्थान दोनों एकदम सेम जगह पे है, और इसका स्थान और इसका स्थान दोनों एकदम सेम जगह पे। इसका स्थान और इसका स्थान दोनों सेम जगह पे। इसका स्थान और इसका स्थान सेम जगह पे है, और इसका स्थान और इसका स्थान भी सेम ही जगह पे है। तो इस चित्र में भी आप समझ सकते हो, लेकिन चलिए अब उसी में समझते हैं। तो एंगल 1 के सामने एंगल 5 है, एंगल 2 के सामने में एंगल 6 है, 3 के सामने में 7 है, 4 के सामने 8 है ना। जिस जगह पे 8 है उस जगह पे 4 है, जिस जगह पे 7 है उस जगह पे 3 है। सबका जगह फिक्स है। 1 के जगह पे 5 है, 2 के जगह पे 6 है। उम्मीद है कि इसमें कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। अगर इसे आसानी से समझ जाते हो तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा इसमें का, लाइन एंड एंगल्स का, एक भी क्वेश्चन ऐसा हो जो नहीं बने, मज़ा आएगा बनाने में। और ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन हो जाएगा इस टाइप का। अक्सर बच्चे एग्ज़ाम में आते हैं तो इसे देख के कहते बाप कि ये नहीं बनेगा, कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। लेकिन इसे पढ़ लेने के बाद हम सब बिल्कुल ईजिली बनाएंगे। तो चलिए अब समझिए, इसका जवाब देते हैं संगत कोण का। कोण 1 के बराबर में क्या है, कोण 1 बराबर कोण 5, दोनों क्या है, संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और 2 के बराबर में क्या है, 6 है। 3 के बराबर में 7 है।
और 4 के बराबर में 8 है। ये दोनों बराबर होती है। और ऐसा भी हम कह सकते हैं, सुनिए सुनिए सुनिए, 1 और 5 संगत कोण है, 2 और 6 क्या है संगत कोण है, 3 और 7 संगत कोण है, 4 और 8 संगत कोण है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। या जो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल रहेगा संगत कोण, वह क्या होगी, दोनों के दोनों बराबर होगी। समझे? चलिए, पहला चीज आप समझ चुके हो। दूसरा हमें समझनी है एकांतर अंतःकोण। अरे हंसिए नहीं भैया, देखिए एकांतर अंतःकोण का मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाम से ही क्लियर है कि अंदर वाला कोण चाहिए। अंतःकोण का मतलब अंदर वाला कोण चाहिए। तो हम सबको पता है कि ए बी के जो ऊपर है वो तो बाहर वाला कोण हो गया। 1 और 2 क्या है, बाहर वाला कोण है ना। यानी कि 1 और 2 बाहर वाला कोण है। और जब ए बी के जो नीचा है 3 और 4 एंगल अंदर वाला कोण है। फिर चेक करना में सी डी के जो नीचे है 7 और 8 बाहर वाला कोण है। और सी डी के जो ऊपर है 6 और 5 अंदर वाला कोण है, यानी अंतःकोण है। तो हम बोल सकते हैं ना कि 3, 4, 5, 6 ये चारों के चारों क्या है, एकांतर अंतःकोण है ना। एकांतर अंतःकोण चारों अंदर वाला है। ये तो जान गया कि ये चारों अंदर है, दोनों रेखा के बीच में है, अंदर में है। लेकिन आप समझिए एकांतर अंतःकोण होती क्या है। ये दोनों एकांतर अंतःकोण अभी इसे पूर्ण रूप से नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों रेखा के अंदर में है। तो आप चेक करना है, देखिए एकांतर अंतःकोण 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलिए, एलिमेंट इसमें होगा नहीं। तो 3 का जो तिरछा कोण है, 3 के तिरछा में क्या है 5, तो 3 बराबर 5। कोण 3 बराबर कोण 5 क्या है, एकांतर अंतःकोण है। अगर यहाँ पे x होगा तो ये भी क्या होगा, x होगा। यही चीज हमें समझनी है। कोण 3 और कोण 5 दोनों इक्वल होगी। कोण 4 और कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 6, एकांतर अंतःकोण। तो कोण 4 और कोण 6 होगा कि नहीं होगा, एकांतर अंतःकोण। यही चीज तो हमें समझनी है। चलिए दूसरा टॉपिक अब हमारे पास, एकांतर अंतःकोण कहानी आपका खत्म हो चुका है, बस यही चीज समझनी है। अब समझिए एकांतर बाह्य कोण यानी बाहरी कोण, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब बाहरी वाला आप सबको पता है कि जो रेखा के ऊपर है वो बाहर वाला कोण, जो रेखा के नीचे है वो बाहर वाला कोण है ना। तो एक के जगह पे यानी कॉरस्पॉन्डिंग खोजना है, क्रॉस वाला। एक का क्रॉस 7 है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 1 का 7 है। तो अल्टरनेट क्या है, 1 का अल्टरनेट 7 है, 2 का 8 है, कोण 2 इक्वल कोण 8। इसे हम लोग बोल सकते हैं ना एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण। तो अब बताइए इसमें कोई दिक्कत है, ये थ्योरी एकदम इजी सा है। अब चलते हैं, 3-4 टॉपिक इसमें और है, उसको कवर करते हैं। तो इतना समझ गए हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर कोई डाउट है तो बोलिए, फिर से दिखते हैं इसको। कैसे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ऑनलाइन क्लास वाले आप सबको अगर कोई दिक्कत होती है तो वीडियो को आप रिपीट कीजिए और फिर से देखिए। चलिए नोट कीजिए। तो ये चौथा नंबर टॉपिक इसी में है, इसे समझ लेते हैं। इसे समझ लेने के बाद ये थ्योरम जो आपके सामने खड़ी है, इस थ्योरम का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, सब समझ ले रहेंगे। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, तो आप सबको पता है ए बी और सी डी 2 समांतर रेखा है। ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है। और पी क्यू क्या है, तिर्यक रेखा। ये जो आपका पी और क्यू खींचा गया है ये तिर्यक रेखा है। अब बोला तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग, तो मतलब तिर्यक रेखा पी क्यू उसके एक ही ओर, केवल इस साइड का कोण अंतःकोण 4 और 5 है कि नहीं है। तो एक ही ओर के अंतःकोण 4 और 5 हो गया। तो 4 और 5, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि कोण 4 और 5 दोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक ही ओर का अंतःकोण 4 और 5 है 180 डिग्री। तो जब 4 और 5 को एक ही ओर के अंतःकोणों का योग बोलते, एक ही ओर के अंतःकोण है,
तो 3 6 भी तो है, एंगल 3 और एंगल 6 भी तो एक ही ओर के हैं। अरे 3 और 6 और दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर भी तो है, यानी कि इस साइड भी है एक ही ओर और इस साइड भी है एक ही ओर, दोनों तरफ क्या है, अंतःकोण है। तो 3 और 6 दोनों अंतःकोण है एक ही ओर के, 3 और 6 क्या हो जाएगा, दोनों का योग 180, कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री होगा। अब इसका थ्योरम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, इसे नोट कीजिए। अब कुछ कॉमन सी बातें बताते हैं आपको। चले कुछ छोटी फूटी चीज़ों को कवर करते हैं, एकदम इजी सा टॉपिक को, जो हम सबको पता है। शायद ये चीज़ नहीं पता रहती है किसी को जो पढ़ेगा उसी को पता रहेगा, जो पढ़ा नहीं उसे ये पता नहीं रहेगा। कॉमन सी चीज़ें हैं कि हम सब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है ना, ये कॉमन सी चीज़ें हैं। अरे वार्तालाप बंद करे। ये कॉमन सी चीज़ें हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ये आपका एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, यानी तीनों कोणों, एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है। तो हम सबको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होती है। ये कॉमन सी चीज़ पता है। अब एक चीज़ और जानिए, जैसे ये हो गया एक क्या है, एक लाइन है, एक लाइन है। अब इस लाइन पे हम लोग यहाँ से यहाँ तक जब एंगल बनाएंगे तो ये भी बनता है 180, ये भी बनेगा क्या, यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे तो ये भी बनेगा 180। तो इसे बोलेंगे स्ट्रेट एंगल या सरल कोण या रिज्यू कोण, समझे। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, समझे। स्ट्रेट एंगल बोल सकते हो या रिज्यू कोण बोल सकते हो, स्ट्रेट एंगल, समझे, सरल कोण या स्ट्रेट एंगल। या ये चीज़ भी आप समझ सकते हो कि जैसे आपके सामने 4-5 रेखा खींची गई है, 4-5 रेखा खींची गई है, तो इन सभी का योग क्या होगा, 180 ही होगा, क्योंकि 4-5 रेखा खींच दे का है, क्यों ना खींच देगा, 10 20 25 क्यों रेखा कोई भी खींच दो, लेकिन सभी का योग 180। थोड़ा धीरे बोलिए, पता है कि आप सबको पता है। तो सभी कोणों का योग 180 हो जाएगा, क्योंकि भाई ये सरल कोण न बन रहा है, ये सरल कोण बन रहा है। और इसी में एक चीज़ और होती है जिसे हम बोल सकते हैं कोणों का रैखिक युग्म या आसन कोण भी इसमें होती है। इस तरह से इन दोनों का ये और ये हो सकता है। तो कुछ कंडीशन में सरल कोण लेके ही दोनों का 180, तो इन दोनों का योग 180 तो होगा नहीं, ये हो सकता है ये और ये इक्वल रहे, लेकिन इसे अभी छोड़ के चलिए, जब इसका ज़रूरी पड़ेगा बनाने में। हो सकता है इसका ज़रूरी आएगा नहीं, वैसे पड़ेगा तो इससे बताएंगे। चलिए उसके बाद आएगा नेक्स्ट टॉपिक, अब हमारा है अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण या देख लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, शीर्षाभिमुख कोण यानी अपोजिट एंगल, मतलब उल्टा, आमने सामने वाला, है ना। जैसे ना कहते हो कि मेरे सामने जो खड़ा है मेरे क्या है, उल्टा है, जस्ट मेरे उल्टा देखो कौन खड़ा है। तो अपोजिट, इसके अपोजिट में आप देख सकते हो, इसके अपोजिट में ये है, तो ये हो जाएगा आपका अपोजिट एंगल, इसे बोलते हैं अपोजिट। अपोजिट एंगल। अगर यह उल्टा एंगल, उल्टा बोल सकते हैं, उल्टा कोण या शीर्षाभिमुख कोण, अपोजिट एंगल। अपोजिट का मतलब नहीं समझते कि हाँ उल्टा ही होता है, तो एक्स हो गया। अपोजिट का मतलब जस्ट सामने, तो अगर यह एक्स है तो ये भी तो एक्स होगा। अगर अब इसका अपोजिट ये होगा, है ना, अगर यह एक्स है ना, तो ये भी क्या होगा, एक्स ही होगा। अगर ये क्या है आपका y है, तो ये भी y होगा। सबको पता है कि इसका अपोजिट क्या है, ये है, इसका अपोजिट ये है, आमने सामने वाला, बिल्कुल आमने सामने वाला। अगर ये चीज़
4-5 चीज़ समझ जाते हैं तो क्वेश्चन बनाने में एकदम आसानी होगी, कहीं से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और एक चीज़ और समझिए कि जब भी कोई रेखा है, समझे, जब भी कोई रेखा है और उस पे लंब डालते हैं यानी परपेंडिकुलर, तो वह 90 डिग्री बनता है। ये हुआ ना, दोनों तरफ 90 डिग्री बनाएगी इस कंडीशन में। या ये जो आपका सिंबल है इस साइड का रहेगा तो समझ लेना कि यह 90 डिग्री बन रहा है। तो अब लगता नहीं है कि इसमें कोई टॉपिक छूटा हुआ। या ये भी आप कह सकते हो एक चीज़ और, अगर पूरा एक बार घूम जाए तो 360, यहाँ से जहाँ से हम चाप ले रहे हैं वहीं घूम के फिर वहीं पे पहुँच जाए तो 360 बनेगी। तो ये हो गया आपका 360। तो अब लगता है इसमें कोई भी टॉपिक इसमें छूटा नहीं है, हम लोग एकदम आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि अब कोई भी क्वेश्चन मिले बिल्कुल इजीली आप बना सकते हो, समझे। चलिए, तो इसे आप बिल्कुल इजीली आप बना सकते हो। या ये भी आप टॉपिक लिख लीजिए यहाँ पे, जैसे ये है, ये अगर x है, x है और ये y है, कोनों का रैखिक युग्म भी इसे बोल सकते हैं। आपकी किताब में लिखा आएगा कोनों का रैखिक युग्म, लेकिन कोनों का रैखिक युग्म लिखने से क्या फ़ायदा, हम सब जानते हैं कि दोनों का योग क्या हो जाएगा, 180 होगा ही होगा, सरल कोण से। तो कोण x और y दोनों का योग 180 होगा, x + y = 180, ये सबको पता है ना। तो इस तरह से बिल्कुल इजीली बना सकते हैं। ये तो थ्योरी आपका समझ चुके हैं। तो चलिए आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, पहला नंबर आपके सामने क्वेश्चन थी, आप सब ने बना नहीं पाए, आप सब बना लिए हैं। चलिए, बना लिए तो और सुंदर सी बात है। देखिए, अगर जो व्यक्ति बना लिए हो, थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे दीजिए, अगर बना लिए हैं तो बहुत सुंदर सी बात है। थ्योरी आपको सभी के सभी थ्योरी समझ में आई होगी। अगर नहीं बनाया तो हो सकता है कि थ्योरी आप याद नहीं किए हो। थ्योरी तो समझ में आया है लेकिन दिमाग नहीं लगाओ कि ये थ्योरी पे बनेगा। चलिए ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे पहला एंगल आपके पास थीटा है, दूसरा एंगल 2 थीटा, तीसरा है आपके पास 4 थीटा, चौथा है 3 थीटा, इसको बोलते हैं थीटा, समझे, थीटा। अब इसमें बोला है थीटा का मान ज्ञात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो हम सबको पता है। अच्छा, एक चीज़ आप बताओ कि जब एंगल यहाँ से यहाँ तक घूमेगा 180 बनाएगा, पूरा घूमेगा तो 360, 180 बनाएगा। तो जब पूरा घूमेगा 360, टोटल 360 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो भैया यहाँ पे क्या ये पूरा ना घूम रहा है, एंगल पूरा घूम रहा है ना, तो सभी का योग 360 होगा कि नहीं होगा। यहाँ क्लियर है कि नहीं है। पूरा घूम रहा है तो सभी का योग 360। कितना इजी है, बस यही सब चीज़ है। तो आप सब यहाँ पे लिख सकते हो क्या, थीटा प्लस 2 थीटा प्लस थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 4 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल 360। देखो 4 3 7 2 9 1 10 थीटा इक्वल 360 हो गया ना। थीटा का मान निकालेंगे तो 360 चलिए, तो थीटा इक्वल 0 कट जाएगा तो 360 माइनस, अरे भैया कट जाएगा तो बड़ा अच्छा बात है। तो थीटा का वैल्यू कितना, 36 डिग्री। सुनिए सुनिए सुनिए, अगर इसी में पूछता है कि 4 थीटा का मान बताइए, अगर इसी में पूछ देगा कि 4 थीटा का मान बताओ तो क्या करेंगे। पूछेगा कि 3 थीटा का मान बताइए, 2 थीटा का मान बता दो, तो जाहिर सी बात है कि थीटा का मान 36 है। 4 थीटा का मान पूछता है तो थीटा के जगह पे 36 हुआ, 36 गुने 4। 3 थीटा पूछेगा 3 गुने 36, गुना करेंगे कि भाग, गुना करेंगे यार। अरे 3 गुने थीटा है ना, 3 गुने थीटा, 4 गुना थीटा, थीटा का क्या है 2 गुना है, 2 से गुना कर दो, 4 से गुना करो, 3 से गुना कर दो, जो पूछे उसी से गुना कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे हमें केवल थीटा पूछा है तो केवल थीटा निकालना है बस। अरे अगर 4 थीटा अगर यहाँ पे पूछा हमारे पास तो 4 गुने 36 कितना हो जाएगा, 4 छक 24, 4 तिया 12, 2 14, 144।
चलिए तो इस तरह से, अरे अपन का स्टाइल है, हाँ, दीदी को भी है आप। चलिए नोट कीजिए। बना लिया। तो गुरुजी आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, बोला कि y का मान निकालना। ये सेम क्वेश्चन है, उसमें क्या था 360 पे बनाना था, ये आपका हाफ है। 81। अगर 180 पे बनेगा, ये खुद आपको पता होना चाहिए कि जैसे ध्यान दो यहाँ पे, अगर कोई ये लाइन इस टाइप का लाइन है या इस टाइप का है तो जानना होगा कि ये 180 पे ही न बनेगा, 180 पे बनेगा बिल्कुल। क्योंकि सभी का योग 180 होगा। अगर जैसे ही नीचे खींच दिया इस तरह का, तो 360 पे बनेगा ना। अरे एंगल तो एक बार यहाँ से यहाँ तक पूरा ना घूम जा रहा है, अभी क्या है ऊपर ही है, बनेगा ना 180 पे। सबको पता है सरल कोण पे बनेगा, तो y प्लस 2y प्लस 3y तीनों का योग 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि y प्लस 2y प्लस 3y 180, 3 2 5 1 6, 6y इक्वल 180, 6 3 18, y का वैल्यू ठीक है, y का वैल्यू 30 डिग्री। रोड उतना बड़का था, ये कौन जैसे मजा आया? बहुत मजा आएगा, समझे? नोट कीजिए। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, x का वैल्यू निकालना है। सेम क्वेश्चन है, सबको पता है कि यह सरल कोण पे बनेगा। सरल कोण, रिजिड कोण, स्ट्रेट एंगल जो बोल सकते हो आप, कि सभी का योग 180 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हम सबको पता है x प्लस 2x प्लस 100 यानी कि पूरा का योग 180 होगा ना। x प्लस 108 प्लस 2x इक्वल 180 होगा ना भैया? बिल्कुल। तो x और 2x कितना? 3x प्लस 108। अब याद कीजिए, इक्वेशन पढ़े हो ना, समीकरण। अब यहाँ से क्या करना है, 3x इक्वल 180, 108 को क्या उठा के उधर फेंको, माइनस 108, बचेगा कितना? 72। तो x हो गया, 3 क्या होगा इसके नीचे आएगा, 24 या 72, 24 मरतबे। तो x का वैल्यू सर जी आंसर 48 दे ले है। क्या? 48 दे ले। अच्छा सुनिए, अरे रुको ना यार, सुनिए। अरे इसमें कई सारा आंसर हो सकता है पूछने के हिसाब से। अगर x का वैल्यू पूछता है, अगर x का वैल्यू पूछेगा तो 24 होगा ही होगा। अगर एंगल पूछेगा 2x वाला यानी BOC, अरे BOC होगा ना, BOC तो 2x वाला ना हुआ। तो 2x वाला एंगल इससे पहले ही क्या बताए थे, वो बताए थे लेकिन उससे पहले कि जो पूछेगा उसको निकाल। x वाला पूछा तो x है, अगर 2x वाला यानी कि एंगल BOC अगर पूछता है तो देखो BOC एंगल 2x हुआ, 2x है तो x का वैल्यू हमारे पास 24 निकल के आया है। 24 दूना 48, जो पूछे उसे निकाल दो आप। बिल्कुल, तो क्लियर है। अब आज के लिए इतना ही। अगर इतना ज़बरदस्त पढ़ाने के बाद भी लाइक नहीं करते हो तो वीडियो देखना आपका बेकार। लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो।